बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। MTH 501 लीनियर अलजब्रा लेक्चर नंबर 8 आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द इंडिसेस ऑफ अ वेक्टर v1 v2 अप टू so on vp in Rn is said to linear independent if the vector equation x1 v1 plus x2 v2 up to so on xp vp is equal to 0 has only the trivial solution। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई वेक्टर हमारे पास है v1 up to so on vp in Rn, रियल एंट्रीज में वेक्टर हमारे पास हैं, वो उनको तब हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे। अगर हम उसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखें, उसका आंसर इक्वल टू 0 आए, हैज़ ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन, उसमें क्या होगा, सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाए तो वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसी तरह लीनियर डिपेंडेंट क्या होगा, द सेट v1 up to so on vp is said to be linear dependent if there exists a weight c1 up to so on cp not all zero। c1 c2 up to so on cp क्या है, स्केलर हैं, वो not all zero and such that linear combination c1 v1 plus c2 v2 up to so on cp vp is equal to 0। इक्वेशन 1 इज कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंट रिलेशन। अब इसको देखें, द सेट ऑफ वेक्टर, कोई भी वेक्टर हमारे पास है उसको लीनियर डिपेंडेंट तब कहेंगे अगर कोई स्केलर उसमें ऐड कर लें, और स्केलर नॉट ऑल ज़ीरो, कोई ज़ीरो हो सकते हैं पर ऑल ज़ीरो नहीं होने चाहिए। अगर वो लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है उसको क्या कहेंगे, लीनियर डिपेंडेंट रिलेशन। अब मज़ीद अब आपको इन डेफिनेशन की समझ एग्जाम्पल से आएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 में 3 वेक्टर्स दिए गए v1 v2 एंड v3। फर्स्ट उन्होंने बात की है कि डिटरमाइन द सेट ऑफ वेक्टर v1 v2 v3 इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट और नॉट। सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि ये जो वेक्टर हैं ये लीनियर इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। उसके बाद हमने चेक करना है इफ़ अ पॉसिबल फाइंड अ लीनियर डिपेंडेंट रिलेशन अमंग v1 v2 एंड v3। अब इसके सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले तो इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 1 4 2 2 5 1 3 6 0। अब लास्ट बी वाली फॉर्म में बी, उसको हमने 0 0 0 लिख लिया। सबसे पहले हमने इसकी रो रिडक्शन फाइंड करनी है। रो रिडक्शन फाइंड करने का क्या मेथड है, ऊपर हमारे पास पिवट पोजीशन 1 हो और उसके नीचे वाली सारी एंट्रीज क्या हो, 0 हो। सो हमने 2 और 3 को 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, 2 माइनस 2 R1 प्लस R2, इसी तरह -3 R1 प्लस R3। क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ माइनस कर देंगे, सेम इसी तरह इस वैल्यू को इसके साथ माइनस कर देंगे। सो इस इक्वेशन की मदद से ये क्या आ गया, 0 और 0। अब नेक्स्ट हमें चाहिए इस 6 की जगह पे 0, तो क्या करेंगे, R3 माइनस 2 R2। जब ये करेंगे तो इन दोनों जगह 0 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास क्या आ गया, x1 की भी वैल्यू आ गया, x2 की भी आ गई, x3 क्या होगा, फ्री वेरिएबल। कैसे फ्री वेरिएबल है, यहाँ पे 0 0 आ गया। जब भी लास्ट डिजिट 0 0 आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो x3 फ्री वेरिएबल है। यानी अगर 4 भी हो तो यहाँ पे x4 0 होगा। इसी तरह clearly x1 x2 is basis variable and x3 is free variable। so x3 determine non trivial solution। x3 के हिसाब से जो हमने डिटर्मिनाइंड किया है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, hence v1 v2 and v3 is linear dependent, has only linear independent। ये हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट है, ये क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें फ्री वेरिएबल आ गया। अब नेक्स्ट देखें, फाइंड द लीनियर डिपेंडेंट रिलेशन अमंग v1 v2 एंड v3 कम्प्लीटली रो रिडक्शन द आर्गुमेंट मैट्रिक्स एंड राइट द न्यू सिस्टम। अब इसी सिस्टम को हमने क्या करना है, मज़ीद रो रिडक्शन करनी है। अब देखें यहाँ 1 0 0 0, इसको 1 बनाएंगे और इससे ऊपर क्या करेंगे, 0 बना देंगे। अब यहाँ देखें सेम यहाँ पे 1 बना लिया। 1 बनाने के लिए क्या किया, 1/3 के साथ डिवाइड कर लिया है उस R2 को डिवाइड किया। अब यहाँ पे 4 को 0 बनाने के लिए क्या किया, R1 माइनस 4 R2, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यहाँ देखें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। x1
x2 की वैल्यू 0 है, इसी तरह x3 क्या आ जाएगा -2x3। अब x2 की वैल्यू एंड x3 की वैल्यू 0 0 इज मतलब फ्री वेरिएबल क्या था x3 हमारे पास फ्री था। सो x1 का आंसर क्या आ गया 2x3 एंड x2 का आंसर क्या आ गया -x3। अब x3 क्या था फ्री वेरिएबल था, सो x3 को कोई भी वैल्यू, जब फ्री वेरिएबल हो जाता है तो हम उसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब फ्री है सो x3 को कोई भी वेरिएबल कोई भी नेम दे सकते हैं। तो हमने x3 को 5 का नेम दे दिया तो x1 एंड x2 की वैल्यू आ गई। सो लीनियर कम्बिनेशन अब उसका लिखा है x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3। सो उस हिसाब से हमने उसकी वैल्यू लिख ली इज इक्वल टू 0। सो ये जो पॉसिबल इन लीनियर इंडिपेंडेंट रिलेशन अमंग v1 v2 एंड v3, दिस इज आउट ऑफ इनफाइनाइट मैनी पॉसिबल सोल्यूशन। अब इसमें आउट ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबल सोल्यूशन कैसे आ सकते हैं, क्योंकि x3 फ्री वेरिएबल है। अब हमने x3 को 5 का है, नेक्स्ट हम x3 को 6 कहेंगे, फिर 7 कहेंगे, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। सो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ सकते हैं इसके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एक एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं v1 एंड v2। उन्होंने कहा है कि चेक करना है कि लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्केलर ऐड कर लेंगे और इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब हमने इसको ऐड करना है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें इस इक्वेशन को सबसे पहले क्या किया है, इसको एक का नाम दे दिया 0 और इसको दूसरे का नाम दे दिया इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पे C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। C1 इज इक्वल टू 0 एंड C2 इज इक्वल टू 0। सो द ट्रिवियल सोल्यूशन इज ओनली सोल्यूशन, यानी ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है जिसमें एक ही सोल्यूशन है। सो द वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट देखिए लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ मैट्रिक्स कॉलम। The matrix equation Ax is equal to 0 can be written as x1 a1 plus x2 a2 is up to so on xn an is equal to 0। मैट्रिक की इक्वेशन अगर ए एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाए और उसको इक्वेशन को हम इस तरह लिखेंगे x1 इस फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल टू 0। सो इसका जो रिज़ल्ट होगा उसको क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट कब होता है, जब उसमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को हम हमेशा इंडिपेंडेंट कहेंगे। सो इसका आंसर क्या आ गया, ए एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर देखें, द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज लीनियर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ द ट्रिवियल सोल्यूशन इंडिपेंडेंट होगा और उसमें क्या होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन होगा कॉलम ऑफ मैट्रिक्स में। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें। एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0, रो रिडक्शन फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले देखें यहाँ पे 0 है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। तो रो चेंज कर लेंगे R1 एंड 2, यानी 1 को 2 की जगह पे 2 को 1 की जगह पे चेंज कर लिया है। तो हमारे पास ये रो बन गई है। अब हमें ये 5 की जगह पे 0 चाहिए। क्या करेंगे, -5 R1 प्लस R3 ये करेंगे। सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 0 आ गया, अब यहाँ पे 0 चाहिए -2 की जगह पे। सो क्या करेंगे, 2R2 प्लस R3। सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखें इसकी वैल्यू आ गई है x3 की। सो ये x3 हमारे पास फ्री वेरिएबल नहीं हुआ। So it's clear that there are 3 basis variable, no free variable. So equation ax is equal to 0. Only the trivial solution. अब यहाँ पे trivial solution आ गया, so the column of linear independent. अब डिपेंडेंट के लिए ये था कि हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो। तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या मस्ट था कि ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। सो इसका ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। अब नेक्स्ट देखें, द सेट ऑफ 1 और 2 वेक्टर। सेट ऑफ 1 और 2 वेक्टर
ए सेट कंटेनिंग ओनली वन वेक्टर, अगर सेट कंटेन करता है एक वेक्टर को, से वी इज लीनियर इंडिपेंडेंट ओनली वी इज नॉट द ज़ीरो वेक्टर। वी क्या होगा, नॉट ज़ीरो वेक्टर होगा, बिकॉज द वेक्टर इक्वेशन x1 v1 इज इक्वल टू ज़ीरो, द ट्रेवल सोल्यूशन x नॉट v नॉट इक्वल टू ज़ीरो। द ज़ीरो वेक्टर इज़ लीनियर डिपेंडेंट बिकॉज, अब ज़ीरो वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट कब होगा, जब v ज़ीरो आ जाएगा। सो उसमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। अब देखें यहाँ दो बातें की गई हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर इक्वेशन लीनियर इंडिपेंडेंट तब होगा जब उसमें v नॉट ज़ीरो होगा। जब v नॉट ज़ीरो होगा तो ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। अब उन्होंने नेक्स्ट कहा है कि लीनियर इंडिपेंडेंट कब होगा, जब v ज़ीरो होगा और उसमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल करें। एग्जांपल नंबर 3 में दो वेक्टर दिए गए v1 एंड v2। अब नेक्स्ट बी पार्ट में भी सेम v1 एंड v2 दिया गया। सबसे पहले v1 एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखें दो वेक्टर दिए गए थे। अब इन वेक्टर्स को देखें, ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं। v1 मल्टीपल है v2 के, सो हमने लिखा v2 इज़ मल्टीपल ऑफ v1, नीडली v2 इज़ इक्वल टू 2v1। हमें इसकी तो हम इसको लिख सकते हैं -2v1 प्लस v2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो v1 v2 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब वो एक दूसरे का मल्टीपल होंगे तो वो हमेशा डिपेंडेंट रिलेशन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, v1 एंड v2 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ वन एंड अदर, यानी ये एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। क्यों नहीं है, अब यहाँ देखें, इसको अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 और ये 4 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या है 2 है। सो ये एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, सो लीनियर इंडिपेंडेंट तो नहीं हुआ। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है, दो स्केलर ले लिए हैं, दो कांस्टेंट ले लिए हैं या स्केलर ले लिए हैं c और d। उसको हमने सेटिस्फाई करना है c v1 प्लस d v2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये क्या होगी, लीनियर इंडिपेंडेंट। c नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर c नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है, v1 इन द टर्म ऑफ v2। हम उसको लिख लें v1 इज इक्वल टू v2। कैसे, v1 इज इक्वल टू -d/c v2। ऐसे द रिज़ल्ट इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है क्यों, क्योंकि जब हमारे पास c ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है d भी ज़ीरो होगा। जब d ज़ीरो होगा तो v भी ज़ीरो हो जाएगा। सो v1 v2 क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब नेक्स्ट इसमें नोट दिया गया, द सेट ऑफ टू वेक्टर v1 v2 इज लीनियर डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ द वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ अदर। इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होगा। और जियोमेट्री की टर्म, द वेक्टर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ द सेम लाई थ्रू द ओरिजिन। अब यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। अब ये लीनियर डिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि एक ही लाइन दूसरी पे, यानी ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे क्यों दो दी गई हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। सो ये जब मल्टीपल नहीं है तो ये बन गए लीनियर डिपेंडेंट रिलेशन। अब एक थ्योरम दिया गया, the indices set S is equal to v1 v2 up to so on vp is two or more vector of linear dependent if and only if at least one of vector of S linear combination of other. In fact, the S is linear dependent and v is equal to 0 if some vj and vj is greater 0 linear combination of the preceding वेक्टर v1 अप टू वन vj-1। अब ये जो थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट आपने तैयार करनी है, और ये थ्योरम जो होती है ना, ये MCQs के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं।
अब इस थ्योरम में इन्होंने ये बताया कि ये जो वेक्टर हैं v1 अप टू वन v2 इज टू और मोर वेक्टर ऑफ लीनियर डिपेंडेंट इफ एंड ओनली एटलीस्ट वन वेक्टर ऑफ एस, जो अगर उसका लीनियर कम्बिनेशन कोई भी वेक्टर है उसको लीनियर कम्बिनेशन क्या होंगे, वो एक दूसरे के लीनियर कम्बिनेशन में होंगे, सो वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब नेक्स्ट इसकी जो प्रूव है इसको रहने दें, नेक्स्ट नोट देख लीजिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है इस थ्योरम के हवाले से, सो इसको भी देख लीजिएगा। दिस थ्योरम डज नॉट से द एवरी वेक्टर ऑफ लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर। उन्होंने कहा इस थ्योरम में ये नहीं कहा गया कि हर वेक्टर जो होगा लीनियर डिपेंडेंट वो क्या होगा, लीनियर कम्बिनेशन होगा एक दूसरे का। सो वेक्टर ऑफ लीनियर डिपेंडेंट सेट मैनी फेल ऑफ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर। वो कह रहे हैं कि लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर जो होते हैं वो बहुत सारे वेक्टर, लाजमी नहीं है कि हर वेक्टर जो होगा वो लीनियर कम्बिनेशन में होगा, कुछ फेल भी हो सकते हैं, वो लीनियर कम्बिनेशन नहीं हो सकते। अब इसकी एग्जांपल देखें v1 v2 v एंड u एंड v हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं। सबसे पहले पॉसिबल द स्पैन बाय u एंड v एंड प्रूव दैट w स्पैन u and v if and only if u v and w linear dependent। अब लीनियर डिपेंडेंट हमने इसको शो करना है। द वेक्टर u and v इज लीनियर इंडिपेंडेंट बिकॉज नेदर वेक्टर और मल्टीपल ऑफ अदर। उन्होंने कहा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहे एक दूसरे पे, दूसरे का मल्टीपल नहीं है, सो ये डिपेंडेंट तो नहीं है, सो ये इंडिपेंडेंट है। सो द स्पैन ऑफ प्लेन R3, ये R3 को क्यों, क्योंकि इसमें 3 वेक्टर हैं, R3 को स्पैन कर रहे हैं। स्पैन u एंड v ऑफ द प्लेन x1 xy प्लेन x1 एंड x2 प्लेन विद x3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जो तीसरी x3 है वो 0 है। सो w इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ u एंड v, देन u v and w is linearly dependent. Clearly suppose that u v and w is linear dependent। अब यहाँ देखें ये एक दूसरे का मल्टीपल तो नहीं है, पर ये स्पैन कर गए और लीनियर कम्बिनेशन में लिखे गए हैं, सो ये लीनियर डिपेंडेंट हो गए। सो u v and w is linearly dependent। अब some vector u v and w is linear combination of the preceding vector, the vector must be w not multiple of u। अब v जो है वो मल्टीपल u नहीं है, सो w स्पैन, w क्या कर जाएगा, स्पैन कर जाएगा u एंड v को। अब यहाँ देखें v जो है वो नॉट मल्टीपल है u का, पर w क्या कर जाएगा, फिर भी स्पैन करेगा, क्यों, क्योंकि उसको हमने लीनियर कम्बिनेशन में देख सकते हैं और उसका जो वेक्टर है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इसको ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट थ्योरम है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो थ्योरम होते हैं ना ये MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप इन थ्योरम को ज़रूर तैयार किया करें। If the set containing more vector than their entries of each vector, the set of linear dependent. If any set v1 v2 up to one vp in Rn linear dependent if p greater n। अब इन्होंने यही कहा है कि अगर p क्या हो, ग्रेटर n से हो, तो वो क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट रिलेशन। उसमें उन्होंने यही बात की है कि जब डिपेंडेंट रिलेशन कब होगा, कोई भी लीनियर कम्बिनेशन हो उसमें p क्या होगा, ग्रेटर n आ जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लें तो समझ आ जाएगी। वेक्टर दिए गए लीनियर डिपेंडेंट शो करना है बिकॉज देयर आर 3 वेक्टर द सेट ओनली ऑफ 2 एंट्रीज इन ईच अदर। 2 एंट्रीज हैं इनमें। अब यहाँ देखें 3 कॉलम है, उसमें 2 ही एंट्रीज हैं, क्या होगा, p ग्रेटर n हो सकता है ना, क्योंकि 3 कॉलम है और उसमें 2 ही एंट्रीज है। सो हमने इसको लिख लिया है कि नो द वेक्टर ऑफ मल्टीपल ऑफ वन एंड अदर, सो इसको क्या कह दिया कि ये लीनियर डिपेंडेंट है उस थ्योरम के हवाले से। अब नेक्स्ट थ्योरम है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है।
the set v1 v2 up to so on vp in Rn contain the zero vector, the set is linear dependent। जब ये हमारे पास ये वेक्टर कंटेन कर जाए ज़ीरो वेक्टर को तो सो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अब इसकी एग्जांपल देख लें। डिटरमाइन बाय इंस्पेक्शन। अब यहाँ पे हमने इंस्पेक्शन करनी है कि ये जो 3 एग्जांपल्स हैं ये लीनियर डिपेंडेंट हैं या नहीं है। अब इंस्पेक्शन का मतलब है इसको जस्ट बताना है कि ये मतलब एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट बता देना है वर्डिंग में कि ये लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं है। अब यहाँ देखें द सेट कंटेनिंग 4 वेक्टर। अब इसमें देखें 4 मैट्रिक्स हैं और 3 वेक्टर हैं, उसके अंदर 3 ही इंट्रीज हैं, यानी 4 वेक्टर हैं, इसमें 3 इंट्रीज हैं। सो लीनियर डिपेंडेंट उस थ्योरम के हवाले से P ग्रेटर N के हवाले से ये क्या हो गया कि P ग्रेटर क्या है N से। इसमें 4 मैट्रिक्स हैं और 3 इंट्रीज हैं, सो ये लीनियर डिपेंडेंट हो गया। अब यहाँ देखें 3 मैट्रिक्स हैं और 3 इंट्रीज हैं। The same theorem does not apply because the number of vector does not exceed the number of entries. So the matrix linear independent is next theorem। अब ये जो है वो next theorem के हवाले से है कि ये linear dependent तो है पर उस थ्योरम पे अप्लाई नहीं हो रहा, वो अगला थ्योरम जो है उस पे अप्लाई हो रहा है कि ये linear dependent है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे सेम वही थ्योरम अप्लाई हो सकता है। 2 मैट्रिक्स हैं और 4 इंट्रीज हैं। As we compare corresponding entries of two vector, the second vector is same as the 3/2 time of the first vector. This relation hold the first 3 pair of entries but the failed 4 pairs for the multiple of other and the linearly independent। अब यहाँ पे देखें नेदर वो मल्टीपल भी नहीं है और उसमें क्या है P ग्रेटर N नहीं हो सकता क्योंकि इंट्रीज मैट्रिक्स कम है और इंट्रीज ज़्यादा है। सो इसमें थ्योरम भी अप्लाई नहीं हो रहा, सो ये क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अगले लेक्चर पे। नंबर 9 में डिस्कस करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम देखेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जाम्पल एंड सम प्रॉपर्टीज़। इसमें ये सारी चीज़ों को आज हमने डिस्कस करना है। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन देखते हैं। एन इक्वेशन Ax इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड मैट्रिक इक्वेशन। Ax इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड मैट्रिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास है Ax इज इक्वल टू बी, उसको क्या कहेंगे मैट्रिक इक्वेशन। A इज क्या करेगा, एक्ट करेगा वेक्टर x पे बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूस अ न्यू वेक्टर इज कॉल्ड बी। जब A एक्ट करेगा x वेक्टर पे तो ये प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन होगा, इससे एक न्यू वेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, उसको क्या कहेंगे मैट्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसमें क्या है Ax एंड B। A जो है वो एक्ट करेगा x पे, उस एक्ट पे वो जब प्रोसीजर मल्टीप्लिकेशन का होगा उससे एक न्यू वेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, कौन सा B, उसको क्या कहेंगे मैट्रिक इक्वेशन। इसी तरह एक और एग्जांपल है, उसमें भी सेम ऐसे ही प्रोसेस किया गया। ए जो है वो एक्ट करेगा यू पे, सो उससे न्यू वेक्टर बनेगा ओ, वो हमारे पास क्या होगा मैट्रिक इक्वेशन। अब सोल्यूशन ऑफ अ मैट्रिक इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ मैट्रिक इक्वेशन Ax इज इक्वल टू बी कंसिस्ट x। अब इसमें जो x है वो डोमेन है ट्रांसफॉर्म इन द वेक्टर b इन द रेंज। x जो है वो डोमेन है किसकी, वेक्टर b की। अब x ही एक्ट कर रहा है ना, यानी x की बेस पे ही हमारे पास y का आंसर आ रहा है, यानी b का आंसर आ रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे x क्या है, डोमेन है किसकी, b की। मैट्रिक इक्वेशन Ax इज इक्वल टू इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी शुड सी लेटर इन द लेक्चर। इस इक्वेशंस की जो एग्जाम्पल हैं वो हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट देखें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन और मैपिंग, यानी फंक्शन किसी फंक्शन पर ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग पर उसकी क्या होगी।
Transformation or function or mapping T from Rn to Rm is rule assigned to the each vector x in Rn the image vector T of R in Rm. अब ये जो एग्जाम्पल है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है पर इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे ये बात की गई है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आर एन से आर एम तक, यानी आर एन क्या है हमारे पास डोमेन है, आर एम क्या है उसकी को डोमेन है, यानी उसकी रेंज भी कह सकते हैं, यानी उसका इमेज भी कह सकते हैं। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, आर एन, एन से एम तक की जो ट्रांसफार्म होगी उसको क्या कहेंगे, उस मैपिंग को क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। द सेट आर एन इज कॉल्ड, अब यहाँ पे यही बात की कि आर एन क्या है उसकी डोमेन है, इसी तरह आर एम क्या है उसकी को डोमेन है। For Rm is the set of all image of T of x is called the range of T। अब यही है कि Rm की जो इमेज होगा T वो क्या होगा, Rm होगा। अब नोट देख लें, द डिफाइन ऑफ मैपिंग अ फंक्शन डोमेन और को डोमेन इज ordinary set. However, we define the linear transformation. The domain and codomain has to be the Rm or Rn. Moreover, the mapping Rm से Rn is the linear transformation if any two vector uv belong to Rm. The scalar c1 and c2 is following equation satisfy। अब इसमें जो इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो रही है ये किस में, ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन है। यहाँ पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं c1u प्लस c2v, जब इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन उसमें अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, टी यू प्लस सी टू टी वी। अब इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल देखें, कंसीडर द मैपिंग टी सच दैट आर टू से आर टू। अब यहाँ पे हमारे पास मैपिंग है आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर। डिफाइन टी एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड वाई। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्ट अबाउट वाई एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन। Here T transformation 1 and 2 is equal to minus 1 and 2. T transform vector 1 2 is another vector minus 1 and 2 in the matrix form। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखें ए वी, ए हमारे पास क्या है, कोई भी वेक्टर फॉर्म है, माइनस 1 0 0 एंड 1। अब यहाँ पे वी क्या है, एक्स वेक्टर है, एक्स एंड वाई। इसी तरह दूसरा वेक्टर क्या होगा, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स एंड वाई, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स एंड वाई। अब इसको जब हम मैपिंग पे शो करेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ देखें इस साइड पे ऑल पॉजिटिव प्लेन में जब शो किया जाता है या ऑल पॉजिटिव, ये क्या होंगे, एक्स नेगेटिव, ये टू प्लेन है। इसी तरह अब ये थर्ड में वाई नेगेटिव एंड फोर्थ में ऑल पॉजिटिव। Further, the projection transformation T such that r square to r square define x y। अब x y पे अगर हम डिफाइन करें x एंड 0 तो क्या होगा, 1 x की जगह पे 1 0 0 0। अब दूसरा फंक्शन क्या था, x एंड y, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आ जाएगा, x एंड 0। अब इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, उसमें ए वेक्टर भी दिया हुआ है, यू बी एंड सी, ये हमारे पास वेक्टर दिए गए मैट्रिक्स फॉर्म में। अब इसको हमने फाइंड करना है ट्रांसफॉर्मेशन आर स्क्वायर टू आर क्यूब। अब टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, सबसे पहले टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स फाइंड करना है, ए एंड एक्स। ए और एक्स हमारे पास क्या है, एक्स वन एंड एक्स टू। एक्स वन एंड एक्स टू क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या था, आर स्क्वायर से आर क्यूब था, आर क्यूब की तो वैल्यू है आर स्क्वायर में जानी है। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, एक्स वन माइनस 3x2। इसी तरह जब ये मल्टीप्लाई होगा, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह थर्ड रो इस कॉलम के साथ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ देखें माइनस x1 प्लस 7x2। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि फाइंड टी ऑफ यू इज द इमेज ऑफ यू, डिफाइन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी
फाइंड एक्स इज आर स्क्वायर हुज इमेज अंडर टी इन बी, द मोर ऑफ वन इज हुज इमेज पी ऑफ बी, डिटरमाइंड इफ सी इज द रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी। अब इसका सोल्यूशन वन बाय वन करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब ए पार्ट देखें। अब ए पार्ट में क्या था, उन्होंने बताया था कि टी ऑफ यू, सबसे पहले हमने फाइंड करना है टी ऑफ यू। यहाँ पे टी ऑफ एक्स है, अब टी ऑफ यू फाइंड करना है, यानी यू वेक्टर के लिहाज से। अब ए तो हमारे पास यही वैल्यू है, अब यू जैसे यहाँ एक्स है, एक्स तो जर्नल वैल्यू ली है ना, अब हमने लेनी है यू वैल्यू। यू वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कौन सी वैल्यू है, 2 and -1। सो एक्स की जगह पे 2 और -1 पुट करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर सेम यही आएगा। सिमिलरली प्रोसेस यही होना है, इस रो को कॉलम के साथ करेंगे, फिर नेक्स्ट रो, फिर नेक्स्ट रो। सो आंसर क्या आ जाएगा, 5, 1 and -9। सो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। रूल द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन u इज इक्वल टू -2 and 1 इन द अंदर वेक्टर। इससे हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया, 5, 1 and -9। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा था फाइंड इन एक्स इन आर स्क्वायर, यानी एक्स फाइंड करना है आर स्क्वायर से, हुज इमेज अंडर टी इन बी, जिसका इमेज क्या होगा, बी होगा। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ देखें। टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। सबसे पहले ए की वैल्यू लिखी, फिर एक्स एंड बी की वैल्यू। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रो रिडक्शन से फाइंड करेंगे। तो ये इक्वेशन एंड नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, 3, 2 and 5, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, वही फॉर्म करनी है जो पहले ही करते थे। यहाँ 1 है, इन दोनों को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये प्रोसीजर करेंगे, 3r1 + r2 फिर r1 + r3, ये इक्वेशन 0 बन जाएंगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको 1 बनाना है और इसको 0 बना देना है। तो जिसको 1 बनाने के लिए 1/4 के साथ डिवाइड कर देंगे, और इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 4r² + r3, इसको करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि इसको 0 बनाना है। इस ऊपर वाले को 0 बनाने के लिए क्या स्टेप किया है, 3r² + r1। सो ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से x1 x2 की वैल्यू क्या आ गई, x1 हमारे पास आ गया 1.5 एंड x2 क्या आ गया 0.5। सो आंसर, द इमेज ऑफ दिस x अंडर t इज द गिवन वेक्टर ऑफ b। अब इसका थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में क्या था, फ्रॉम 2 इज क्लियर द इक्वेशन 1 इज यूनिक सोल्यूशन, सो द एग्जिस्ट x इज दोज इमेज इन b। अब यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद आपको इसकी सोल्यूशन की समझ आएगी। थर्ड पार्ट में था, इफ देयर इज मोर देन वन एक्स हुज इमेज एक्स अंडर टी इन बी, यानी उन्होंने कहा था कि अगर टी इन बी का जो इमेज होगा वो एक्स में ही होगा, मोर देन 1 in x, यानी उसमें x होना चाहिए। अब यहाँ देखें, इक्वेशन 2 इज क्लियर द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्लियर हो गई है, तो इस यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन क्यों आया है, x3 हमारे पास फ्री वेरिएबल हो गया, तो x1 और x2 का यूनिक सोल्यूशन आ गया, x3 हमारे पास फ्री है, सो दोनों का यूनिक सोल्यूशन हो गया। सो एग्जिस्ट 1x दोज इमेज इन बी। अब नेक्स्ट देखें डी पार्ट में, द वेक्टर c इज द रेंज ऑफ t, c इज इमेज ऑफ दोज x इन आर स्क्वायर, that is if c is equal to t of x for some x, this is just an other way to asking the system ax is equal to c। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है ax is equal to c। a और c की वैल्यू को हमने क्या किया है, रो रिडक्शन फाइंड किया है। सबसे पहले वही प्रोसीजर कैसे होगा,
इसको ज़ीरो बनाएंगे और इसको ज़ीरो बनाएंगे। सो इस प्रोसीजर से क्या करेंगे, 3R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R3। सो यही में बन गए। उसके बाद इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए डिवाइड कर दिया है। और नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर हमने किया है, सबसे पहले तो वो कह रही हैं कि इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने 1 नहीं बनाया, इसको चेंज कर लिया, रो चेंज हो गई है तो ये वाली रो ऊपर चली गई। अब 1/4 ऊपर आ गया, 4 पे डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। अब 14 को ख़त्म करना है। 0 बनाने के लिए क्या किया, -14 R² प्लस R³ सो यहाँ पे 0 बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें 0 0, 0x1 प्लस 0x2 इज इक्वल टू 35, यानी 035 क्या होगा, ये तो नहीं हो सकता। सो ये आंसर आ गया। दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सी इज नॉट द रेंज ऑफ टी। जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया, कैसे इनकंसिस्टेंट हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। जब 0 0 हो जाता है तो वो फ्री वेरिएबल में इनकंसिस्टेंट में चला गया। सो सी इज नॉट द इमेज ऑफ टी। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे उसी एग्जाम्पल के बारे में बताया गया है। सो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन व्यू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। We shall see the transformation T such that Rn to Rm can the transform into the matrix of the order m cross n, and every matrix of order m cross n can be viewed in the linear transformation। अब यहाँ देखें n क्रॉस m था, उसको जब ट्रांसफॉर्म किया है m क्रॉस n में तो वो क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन x अप्रोच कर रहा है ए एक्स को, प्रोजेक्ट पॉइंट इन R3 इनटू द x1 x2 कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन हमारे पास क्या है, x1 एंड x2, बिकॉज हमारे पास क्या होगा, ये R3 से हैं, x1 x2 एंड x3। सो मैट्रिक्स दिया गया है x1 x2 x3। जब इसको करेंगे x1 इसी तरह x2, अब x3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये कहाँ पे जा रहा है, R2 में जा रहे हैं ना, x1 और x2 में आ गए। सो जब हम इसको ग्राफ में शो करेंगे तो ये क्या होंगे, अब यहाँ देखिए x1 और x2 में है, सो ये इस कोऑर्डिनेट में आएंगे, x3 में नहीं जाएंगे, आंसर में जो नहीं आया x3, सो ये यहाँ पे लाई करेंगे। सो ये क्या है, प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए मैट्रिक्स दिया गया, ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट R² टू R², यानी R² से R² की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज कॉल्ड द शेयर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या करनी है, उसकी शेयर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। शेयर ट्रांसफॉर्मेशन इसको क्या कहते हैं, टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स को क्या कहते हैं, शेयर ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट देखें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वी नो दैट इफ ए इज m क्रॉस n मैट्रिक्स। ए क्या है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n, द ट्रांसफॉर्मेशन ए सच दैट x टू ए एक्स इज द प्रॉपर्टीज। अब ए जब ट्रांसफॉर्म करेगा u प्लस v पे तो वो किस तरह एक्ट करेगा, ए यू प्लस ए वी, एंड ए ट्रांसफॉर्म करेगा u सी एंड यू, सी इज़ कांस्टेंट, जब सी कांस्टेंट पे ट्रांसफॉर्म ए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सी बाहर चला जाएगा और ट्रांसफॉर्म यानी ए ऑफ यू हो जाएगा। अब ट्रांसफॉर्म क्यों कहेंगे, ए को हम एज अ ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। फॉर यू वी बिलोंग टू आर एंड द ऑर्डर ऑफ स्केलर। These properties of transformation identity the
आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा। अब ये इसकी मेन डेफिनेशन क्या है? इस मेन डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स हैं, यही 2 पॉइंट हैं जिसको मज़ीद डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे एज अ ट्रांसफॉर्म ए यूज़ हुआ है, यहाँ पे एज अ ट्रांसफॉर्म टी ही यूज़ हुआ है। द ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग टी इज लीनियर इफ ट्रांसफॉर्मेशन u प्लस v इज इक्वल टू टी यू एंड टी वी। इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन स्केलर एंड u इज इक्वल टू स्केलर बार टी ऑफ u। u हमारे पास कोई वेक्टर है एंड c क्या है? एक स्केलर है। अब इसी तरह एग्जाम्पल सीखिए। एग्जाम्पल नंबर 5, एवरी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को, हर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल नंबर 6 है, कोई भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है आर क्यूब से आर स्क्वायर में, डिफाइन करनी है एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। अब यू हमारे पास क्या है? यू की वैल्यू दी गई है, इसी तरह वी की भी वैल्यू दी गई है। जब हम उसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे यू प्लस वी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन, एंड नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन। एडिशन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दोनों पे अलग अलग अप्लाई करेंगे। अब x1 के साथ प्लस होगा, y1 के साथ एंड z1 एंड z के साथ, x1 प्लस x2, इस तरह y1 प्लस y2 एंड z1 प्लस z2। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब यहाँ देखें, जब उस पर उन्होंने कहा था ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा? x एंड y आ जाएगा, यानी z वाली ख़त्म हो जाएंगी। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2, इसी तरह y1 प्लस y2। सो आंसर क्या होगा? इसको जब सेपरेट लिखेंगे, x1 y1 प्लस x2 y2। सो ये क्या लिख सकते हैं? इसको एल ऑफ यू प्लस एल ऑफ वी। अब इसी तरह इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है एल, यानी ये एल एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अप्लाई हो रहा है कि कांस्टेंट यू वेक्टर। अब इस पे अप्लाई करें, u पे वैल्यू लगा लें, x1 x2 एंड x3, इसी तरह के सब पे अप्लाई हो जाएगा। सो जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होता है तो क्या होगा? वो वैल्यू आ जाएंगी, z ख़त्म हो जाएगा, सो के बाहर चला जाएगा, और इस वैल्यू को क्या कहेंगे जब क्लोज करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u। नेक्स्ट एल इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे यही बताया है कि ये जो एल था वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अप्लाई किया गया था। एल इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच कॉज द प्रोजेक्शन द इमेज ऑफ वेक्टर 3, 5 एंड 7 द वेक्टर पॉइंट 3, 5 इन एक्स वाई प्लेन। अगर वो कह रही है हमारे पास 3, 5 एंड 7 वेक्टर हैं, उसका इमेज क्या होगा? 3 एंड 5। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही दी, ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी कि एक्स वाई जी हो तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर क्या होना चाहिए? एक्स एंड वाई। तो वो एक्स वाई प्लेन पर करेगा। सो इसको ग्राफिकली इस तरह प्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास एक्स वाई जी था, सो आंसर क्या आ गया? 3 एंड 5। यहाँ पे भी इसी एग्जाम्पल के बारे में बताया गया है कि जियोमेट्रिकली इमेज ऑफ एल इज वेक्टर हमारे पास क्या था? ए बी सी इन आर क्यूब। जब उस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है तो वो आर स्क्वायर में चला गया। सो इस हिसाब से यहाँ पे भी यही कहा है कि ए बी सी अगर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं तो वो आर स्क्वायर में चली गई हैं। अब यहाँ पे ग्राफिकली भी उसको प्रेजेंट कर दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखें, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही एल ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए आर से आर, यानी आइडेंटिटी, यानी R1 से R1 पे डिफाइन करनी है एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x एंड y इन R, अब सच दैट सबसे पहले क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टीज x प्लस वाई। अब x प्लस वाई सबसे आंसर क्या होगा? x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अलग अलग ओपन होगा, इसको स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये इक्वल नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, क्योंकि हम इसको ख़त्म कर ही नहीं सकते। सो एल एक्स प्लस एल वाई क्या होगा? ये भी इक्वल नहीं होगा, यानी ये और ये इक्वल नहीं होगा। सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो इसकी बेस पे ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। Next, your proper linear transformation preserve the operation of vector addition and scalar multiplication. linear transformation के लिए क्या है कि वेक्टर एडिशन भी हो
एंड नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो। दोनों प्रोसेस अगर कंप्लीट हो जाते हैं तब उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वरना नहीं होती। अब इस क्वेश्चन में पहली ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, सो हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी को नहीं देखा। अब नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लें। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 पे अप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह अगर ट्रांसफॉर्मेशन किसी कांस्टेंट वैल्यू पे विद एडिशन अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू अलग हो जाएगी और बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिखी जाएगी। अब ऐसे देखें, सी एज कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, और इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा टी ऑफ यू पे, प्लस डी बाहर हो जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा टी ऑफ वी पे। अब यहाँ पे भी सिमिलरली अप टू सो ऑन है, सो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा। सो ऑल वेक्टर यू वी इज द डोमेन ऑफ टी ऑफ ऑल स्केलर सी एंड डी। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, observe that the transformation satisfy the properties 2 of all u, v and c and d must clear c d is equal to 1, preserve the addition and take d is equal to 0। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किसकी है, उसी ही ट्रांसफॉर्मेशन यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया है उसकी है। अब इसकी सेटिस्फाई कैसे किया है, सबसे पहले वही डेफिनेशन अप्लाई कर ली, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे u एक स्केलर u को 0 पुट कर दिया है, सो आंसर ये आ गया। इसी तरह दूसरा भी रूल ऐसे ही होना है, तीसरा भी सेम ऐसे ही होना है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 है, उसको देखें। एग्जाम्पल नंबर 8 में एक क्वेश्चन दिया गया है, टी सच दैट आर से आर। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब अगर हमारे पास t इज़ नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वाई, बिकॉज t ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है उसमें t 0 इज इक्वल टू 0 है, उस हवाले से जब t 0 अप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। x की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा ही नहीं, सो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, गिवन स्केलर आर टी सच दैट आर स्केयर टू आर स्केयर। अब टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एक्स है, यहाँ पे भी सेम वही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। टी इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। अब टी को क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्शन। जब आर होगा 0 से 1 पे उसकी इमेज होगी 0 से 1, इसी तरह डिलेक्शन होगी आर ग्रेटर 1। ये भी बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, अक्सर क्विज में आते हैं, आप इसको भी देख लीजिएगा, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। अब यहाँ पे फाइंड करना है r इज इक्वल टू 3, शो दैट t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब r को हमने लेट कर देना है 3 इस हिसाब से कि t को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करने के लिए। u v इन r स्क्वायर, u v r स्क्वायर से हैं, सो c d स्केलर हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है। r को हमने क्या कहा है 3, इसी तरह x की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है एज अ स्केलर सी यू प्लस डी वी, वो आ गई। सो यहाँ पे क्या होगा, सी यू प्लस डी वी, ये इसी तरह अलग अप्लाई हो जाएगा, सी बाहर आ जाएगा, 3u एंड 3v। अब 3u क्या है, टी यू एंड टी वी। टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज द सेटिस्फाई इज प्रॉपर्टी 4। उसकी 4 प्रॉपर्टी क्या, उसकी 4 प्रॉपर्टी यही थी कि ना कि स्केलर बाहर आ जाएगी और ट्रांसफॉर्मेशन उसकी अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। सो उस हिसाब से ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें भी यही करना है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू दी गई है, अब यहाँ पे हमने फाइंड करनी है x2 एंड x1 की वैल्यू। फाइंड द इमेज टी ऑफ यू वी एंड यू प्लस वी की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले क्या करेंगे, टी यू आइडेंटिटी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा -1 एंड 4। इसी तरह जब टी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा, -3 एंड 2 हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे,
जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -1 एंड -3, -4, 4 + 2 6. So the above example, T rotate U plus V and U plus V count clockwise is throw in 90 degree. In fact, the transformation is parallelogram determined U is into the one determined T of U and T of V. So इस हिसाब से ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है. नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल देखें. इसके एग्जाम्पल में r³ से r3 पे है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है. अब इसकी अलग अलग अप्लाई करनी है. फर्स्ट जो है 3, 4 एंड 2, क्या करेंगे, 3i + 4j + 2k. अब यहाँ पे हमने ऐसे क्यों किया है, यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है, इसको एज इट इज़ अप्लाई करेंगे. 3, 4 एंड 2 जब इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 बाहर L of I, इसी तरह 4 बाहर L of J एंड L of K. तो Li की वैल्यू लगा दी इस तरह J की एंड K की. हमने इसको सेपरेट इसी तरह किया ताकि इसकी अलग अलग वैल्यू को लिखी जा सके. तो इसकी वैल्यू लगाई है यहाँ पे. जब इनको ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4. सॉल्व करके दे दिए हैं. जब हम इसमें अप्लाई करेंगे 3, 4 एंड 2, सो इसका आंसर ये आ जाएगा. उसके बाद हमने जस्ट इसको ऐड कर लिया है. सो ऐड करने के बाद आंसर क्या आ गया, 4 एंड 11. उम्मीद है इस लेक्चर की भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी. अगर आपको इस लेक्चर में मज़ीद कोई सी चीज़ की समझ नहीं आई या अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कंफ्यूज हो गए हैं उसमें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ. अल्लाह हाफिज़.